अच्छा मैंने तुझे आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आज से कोई 10 साल पुरानी। हम लोग ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर थे। माँ बाप ने नए नए हाथ में पैसे पकड़ाना शुरू कर दिए थे, पॉकेट मनी आ जाती थी। तो आपको पता है हर ग्रुप के अंदर कुछ दोस्त होते हैं जिनका करेक्टर अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स क्वेश्चनेबल होता है। ये वो दोस्त होते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं। तो इस तरह हमें भी दोस्त ऑफर करते थे सिगरेट में। हम लोगों ने भी शुगल में एक सिगरेट पकड़ी थी, थोड़ी सी पफ की और बंद कर दी। उसके बाद कभी सिगरेट दोबारा पीने का सोचा भी नहीं था। उसके बाद हम आ गए यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया जी इंजीनियरिंग के अंदर। ज़िंदगी तो जी क्या कहते हैं उस टाइम पे ना झंड सी हो गई, क्योंकि इंजीनियरिंग का अपना माइंड नहीं था। यूनिवर्सिटी फुल अपना प्रेशर लेके आई हुई थी। क्विज़ेस हो रहे हैं जी, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मिड्स हो रहे हैं। तो हम लोग ग्रुप स्टडी किया करते थे। तो एक दिन इसी तरह एक दोस्त के घर बैठे हुए थे, ग्रुप स्टडी कर रहे थे। बाहर से हमारा एक दोस्त आया। ये वही दोस्त है जिसका क्वेश्चनेबल करेक्टर होता है। ये आया, इसने थोड़ी देर पढ़ा। थोड़ी देर के बाद जी अपनी जेब से एक सिगरेट की डब्बी निकाली जी उससे क्या कहते हैं सिगरेट की डब्बी से निकाल के और उसने अपने मुंह में एक सिगरेट रखी और जला के सिगरेट पीने लग गया। उसे पता नहीं क्या बीच में मस्ती चढ़ी कि उसने सबके आगे ना यूं करके सिगरेट की डब्बी ऑफर करना शुरू कर दी। वो सिगरेट की डब्बी मेरे भी सामने आई। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी, रहने दे, काम कर लेते हैं, सिगरेट बाद में पी लेंगे। उसने कहा नहीं यार तू पी के तो देख। मैंने कहा इतनी टेंशन में हूँ मैं, मेरा भाई सुबह एग्जाम है, समझ नहीं आ रही। और वाकई में उस टाइम बहुत टेंशन में था। पर कभी ख्यालात इधर जाते थे, कभी ट्रेन ऑफ थॉट्स उधर जाता था। कभी जहन में ये ख्याल आता था एग्जाम फेल हो गया तो क्या होगा। कभी जहन में ये ख्याल आता था कि माँ बाप के पास चला जाएगा रिजल्ट तो उसमें कितनी बेइज्जती होगी। कभी जहन में ख्याल आता था कि ये फेल हो गया तो जी सेमेस्टर मेरा बीच में रह जाएगा। तो मैंने कहा चल यार तू पकड़ा सिगरेट, अगर तू कह रहा है कि इससे मैं चिल हो जाऊँगा तो मैं पी के देख लेता हूँ। तो मैंने जी सिगरेट पकड़ी, वही दूसरा ए लेवल्स में सिगरेट भी मुंह में रखी जी और जलाई और हल्का सा एक पफ ले लिया। उसने कहा ओ भाई ये तू किस तरह सिगरेट पी रहा है, ये सिगरेट पीने का कौन सा तरीका है। मैंने कहा भैया मुझे तो यही तरीका आता है। उसने मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा बताया कि सिगरेट इस तरह नहीं पीते। सिगरेट अगर पीनी है तो उसे मुँह में डाल, यूँ करके रख और खींचना तो ये सीने से खींच, यानी कि करके यहाँ से सीना आपका ऊपर होना चाहिए, सीने से खींच लिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने यही किया। मैंने सिगरेट फिर से एक दफ़ा मुंह में डाली और मैंने अंदर खींची सीने से। ओ भाई वो धुआं पहली दफ़ा जब क्या कहते हैं फेफड़ों के अंदर गया तो एकदम से विद इन 10 सेकेंड्स हर चीज़ काम डाउन हो गई। सूदिंग इफेक्ट था कि मेरा दिमाग जो है वो एक जगह पे आके खड़ा हो गया। जो पहले इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, हर चीज़ सूदिंग हो गई, हर चीज़ एकदम से सुन हो गई। अच्छा ये तो थी मेरी पहली सिगरेट की कहानी। लेकिन उस टाइम पे मुझे ख्याल आया कि ये मैं सिगरेट फिर ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकूँगा। अब जब भी कोई एग्ज़ाम आते, जब भी कोई ज़िंदगी में मुश्किल आती, हम लोग वही सिगरेट निकालते और सिगरेट पीना शुरू कर देते। तो वो जो सिगरेट थी, क्योंकि ये बड़ी एक ईजी लग्जरी थी, ईजी प्लेजर था। आपने जेब के अंदर बस एक डब्बी कैरी करनी है। आपने वो डब्बी जब भी किसी मुश्किल पड़ी आराम से वॉशरूम के अंदर जाएँ या बाहर पार्किंग में जाएँ, यूनिवर्सिटी से बाहर खोखे पे खड़े हों, 7 रुपये की एक सिगरेट खरीदें, वो सिगरेट मुंह में डालें, पिएं और सुकून में आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता हमें इन चीज़ों की लत लगती गई और फिर हम आ गए नौकरी के अंदर। अब नौकरियों में तो टेंशन ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे तो सिगरेट का ये हुआ कि एक डब्बी से 2 डब्बी पे हम लोग पहुँच गए। अब खैर वो बाद की स्टोरी है, 2016 में कैसे आके सिगरेट छोड़ी। तो इस सिगरेट की जो एनालॉजी है, इस डब्बी की एनालॉजी है, इस कन्वीनियंस की जो एनालॉजी मैं अपनी ज़िंदगी में आज भी देखता हूँ। हम लोग एक एज ऑफ इंडल्जेंस के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे हम लोग सारे किसी न किसी फॉर्म के अंदर ये सिगरेट की डब्बी अपनी जेब के अंदर कैरी कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपको क्या कहते हैं भूख लगती है या क्रेविंग होती है, आप अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, मोबाइल के ऊपर कोई फूड ऐप खोलते हैं, अपना मेन्यू सेलेक्ट किया, खाना सेलेक्ट किया और 30 मिनट के अंदर तमाम दर्द और मसाइल का हल आपके सामने, गरम गरम पिज़्ज़ा हाजिर हो गया। और थोड़ी मुश्किलें बढ़ी तो अब आपने कहा जी रिटेल थेरेपी भी होनी चाहिए। चाहे आपको कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, आपने जाके एक प्रोडक्ट देखी जी अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर, हेडफोन्स देखे, आपको ज़रूरत थी या नहीं थी, आप गए अमेज़ॉन या दराज के ऊपर, आपने वहाँ से भी इसी तरह सेलेक्ट किया, 2 क्लिक्स किए और अगले दिन आपके पास हेडफोन हाजिर। 19वीं सेंचुरी में बेसिकली हुआ ये कि इंसान ने जो ये ना अपना प्लेजर और अपने हैप्पीनेस और ये दर्द से दूर भागने का जो आर्ट है ना, इसको परफेक्ट कर लिया, क्योंकि आपके पास कन्वीनियंस हर टाइम के ऊपर हाजिर है। तो लेकिन ये कन्वीनियंस एट अ कॉस्ट ऑफ योर ब्रेन केमिस्ट्री आती है। आपकी ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर कुछ चेंजेस पैदा करती है जो आपके लिए किसी तरह भी अच्छे नहीं है। इस ब्रेन केमिस्ट्री के चेंजेस को मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है किताब में। ये किताब है एनल लेम्प्की की, इसका नाम है द डोपामाइन नेशन। आए आज इस किताब के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं ये हमारी डेली एडिक्शंस और डेली परसूट ऑफ प्लेजर जो है ये हमारी ज़िंदगी को किस तरह अफेक्ट कर रहा है।
अच्छा, ये जो किताब है डोपामिन नेशन, इसमें एनएलएम की एक केमिकल को डिस्कस करती हैं। इस केमिकल का नाम है डोपामिन। ये आपकी प्लेजरी सेंसेस जो हैं जितना भी है उसका करता धरता सारा इस केमिकल के साथ है। आपके ब्रेन के अंदर ये केमिकल होता है, ठीक है, और ये तब प्रोड्यूस होता है जब आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं प्लेजर को, जब गरम गरम खाना आने वाला होता है, या जब एक सिगरेट पीने वाला जो है जेब से सिगरेट की डब्बी निकालता है, सिगरेट लगाने वाला होता है, तब ये इसकी मिकदार आपके ब्रेन में ज़्यादा बढ़ती है। ओवरऑल जो आपकी सेंसेस हैं, प्लेजर और पेन जो है आपके ब्रेन के अंदर ये ओवरलैपिंग एरियाज़ के अंदर पड़े हुए हैं। अब इसमें ये है कि अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन को इस तरह बनाया है कि इसने हमेशा बैलेंस में रहना है। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। आप समझ लें कि आपका जो इंटरनल बॉडी है ना, उसके अंदर एक बैलेंस लगा हुआ है। उस बैलेंस के एक साइड के ऊपर पेन है, दूसरी साइड के ऊपर प्लेजर है। तो जब भी डोपामिन ब्रेन के अंदर ज़्यादा होता है तो ये जो प्लेजर वाली साइड है ये टिप करना शुरू कर देती है। जब ये टिप करती है तो ब्रेन कहता है अच्छा जी डोपामिन तो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, मैंने होम्योस्टेसिस अचीव करना है, बैलेंस अचीव करना है। तो वो करता ये है कि ये पेन वाली साइड को साथ टिप करता है ताकि ये बैलेंस में आ जाए। लेकिन ये इतना सीधा काम नहीं है। असल में होता ये है कि जितनी ये प्लेजर वाली साइड टिप की थी उतनी ही पहले आपकी पेन वाली साइड टिप करेगी और फिर उसके बाद ये होम्योस्टेसिस के अंदर आएगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी हमेशा बैलेंस में रहे। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म है आपका। फर्ज करें आपने खाना खाना था, आपको शुगरी फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मेरी तरह मोटे इंसान है जिसे बार बार खाना खाना है, जिसे बार बार पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह की क्रेविंग होती है, तो आप बार बार प्लेजर वाली साइड को टिप करने की कोशिश करते हैं। तो आपका ब्रेन का एक प्री एम्प्टिव मैकेनिज्म इन एक्शन आता है। वो कहता है कि ये बंदा जो है ये इसको बार बार अपने प्लेजरी सेंसेस को टिप कर रहा है, मुझे होम्योस्टेसिस के अंदर रहने नहीं दे रहा, तो मैं करता ये हूँ कि पेन वाली साइड को ऑलरेडी बायस में ले जाता हूँ। यानी कि मैं पेन वाली साइड को पहले से ही टिप कर देता हूँ ताकि जब भी ये प्लेजर वाली साइड को टिप करे तो मैं ऑटोमेटिकली होम्योस्टेसिस में आ जाऊं। तो अब इधर से बढ़ती है टॉलरेंस, आपकी टॉलरेंस टुवर्ड्स द एडिक्टिव सब्सटेंस। अब होना ये शुरू हो जाता है कि आप अल्टीमेटली प्लेन वाली साइड के ऊपर आपका बैलेंस टिप हुआ होता है, और जब भी आपने सिगरेट पी या खाना खाया तो वो बैलेंस उस तरह टिप नहीं होता, वो थोड़ा सा टिप होता है, आपको थोड़ी सी प्लेजर का एहसास आता है। आहिस्ते आहिस्ते ये होना शुरू हो जाता है कि आप एडिक्टिव सब्सटेंस सिर्फ इसलिए ले रहे होते हैं कि आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें, क्योंकि आपका पेन वाली साइड का जो है वेट इतना बढ़ गया होता है कि आप अल्टीमेटली बुरा फील करना शुरू कर देते हैं। अब आप सिर्फ सिगरेट इसलिए पी रहे हैं, खाना सिर्फ इसलिए खा रहे हैं ताकि आप बैलेंस के अंदर आ सकें, ताकि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। इस स्टेज पे आप आगे कहते हैं कि एक बंदा एडिक्ट हो गया। और एडिक्शन के साथ दो तीन चीजें और आती हैं, क्योंकि यू आर नाउ इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट पेन, यू आर डिप्रेस्ड। लेकिन एनएलएम की कहती है ये कोई कांस्टेंट स्टेट नहीं है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस स्टेट से बाहर भी निकला जा सकता है, और इससे बाहर निकलने के कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पेन को फॉलो करें, यानी कि खुद अपनी ज़ात के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करें। वो ये पेन वो है जो कि आपको महसूस होती है, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, आपकी बॉडी थकती है, आप अल्टीमेटली अपने आप को खुद पेन में डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि पेन वाले साइड जो होती है आपके स्केल की टिप करती है, और ब्रेन को खुद इसको दोबारा होम्योस्टेसिस के अंदर लाने के लिए आपकी प्लेजर वाली साइड को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा ये आप कर सकते हैं, जैसे लोग करते हैं कि सर्दियों के अंदर कोल्ड शावर्स लेना शुरू कर दें। लेकिन सर्दी में आप कोल्ड शावर लेके बाहर निकलें तो आपको एकदम से प्लेजर का एहसास महसूस होगा, यानी कि आप पेन से प्लेजर की तरफ अपना होम्योस्टेसिस को टिप कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका है ये पेन इन्फ्लिक्शन के अलावा, जिसे वो कहती हैं एब्स्टिनेंस। 4 हफ्ते के लिए आपको डोपामीन फास्ट के अंदर जाना पड़ेगा। डोपामीन फास्ट का मतलब कि जिस चीज़ से आप एडिक्टेड हैं आप एटलीस्ट उसको 4 हफ्ते के लिए कंप्लीटली छोड़ देंगे। इसके लिए वो एक फ्रेमवर्क की बात करती हैं। फ्रेमवर्क का नाम भी उन्होंने इंटरेस्टिंगली डोपामीन ही रखा है। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर आता है डी, दैट यू हैव टू कलेक्ट डेटा अबाउट योर एडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल लेता हूँ तो इस टाइम आई हैव ऑलवेज बिन हैड अ बैड रिलेशनशिप विद फूड। मैं एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मेरा डेटा ये है इस टाइम फूड के ऊपर कि मैं दिन में 4000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। इसमें से 2000 कैलोरीज तो मैं नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में डे टाइम में ले रहा होता हूँ, और फिर जब रात 12 बजते हैं और मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो मैं 2000 कैलोरीज रात को ऑर्डर करके कंज्यूम कर लेता हूँ। ये तो होगी जी डेटा की बात। उसके बाद आती है ओ होता है जी ऑब्जेक्टिव। आपके लिए ये एडिक्शन क्या मसले हल कर रही है। तो अगर मैं अपनी साइड पे देखूं और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, हम लोग पूरा दिन जो है दफ्तर के अंदर काम कर रहे होते हैं, डेडलाइंस का हम लोगों के ऊपर स्ट्रेस होता है। मोस्ट ऑफ अस, I mean like 90% of us are already in jobs that we don't want to do। तो ये ऑब्जेक्टिव मेरे लिए हल ये करती है कि मुझे रात के टाइम सुकून मिलता है खा के कुछ, और मेरी क्रेविंग जब पूरी होती है तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगता है कि अच्छा ये दिन इतना बुरा भी नहीं है। तीसरी चीज़ आती है पी, जैसे कहते हैं प्रॉब्लम्स आपके लिए क्या एडिक्शन प्रोड्यूस कर रही है।
मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं ओवरवेट हो चुका हूँ, मेरा वेट इस टाइम 110 किलो है, वेस्ट मेरी 44 हो चुकी है, आई फील ब्रेथलेस ऑल द टाइम। नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में मेरे लिए सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ उतरना, 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे चढ़ने से मुझे सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है आपका ए इज़ फॉर एब्सटेंस। इधर जो है आपका शुरू हो जाता है चीज़ों का हल। आपने क्या, आपने एब्सटेन किया फॉर 4 वीक्स के अब मैंने कोई गलत चीज़ नहीं, यानी कि अपने प्लेजर को बार बार परसू नहीं करना, मैंने शुगरी फूड्स, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी देर के लिए जान छुड़ा देनी है, क्योंकि ये जो है मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम प्रोड्यूस करें। उसके बाद आता है एम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। अब होगा क्या, जब मैं एब्सटेनेंस में जाऊंगा तो और रात का वही टाइम होगा, यानी कि रात को 12 बजेंगे, तो मुझे ख्याल आने शुरू होंगे वही सारे जो पूरे दिन में मुझे आते थे कि यार ये डेडलाइन पड़ी हुई है, अगले हफ्ते मैंने वो काम करके देना है, ये ज़िंदगी में मेरी हो क्या रहा है, मेरी तो नींद भी नहीं पूरी हो रही, मेरा ये भी नहीं हो रहा। तो ये जो है माइंडफुल, इस टाइम पे मुझे वो सारे थॉट्स आएंगे जो कि मैं खाना खा के दबा देता था या स्ट्रेस ईटिंग से मैं कम कर लेता था। ठीक है, तो अब इधर आप NLM की कहती हैं कि आपने इन थॉट्स के अंदर घुस के नहीं देखना है इनको। आपने बेसिकली करना ये कि आपने इन थॉट से थोड़ा दूर बैठ जाना है। आपने इनको ऐसे देखना जैसे आप टीवी के ऊपर कोई चीज़ देख रहे होते हैं, दूर से बैठ के इनको आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है माइंडफुली। आपने इनके अंदर घुसना नहीं है, इनसे प्रोवोक नहीं होना। और आप तो कहती है इस टाइम पे इंसान को अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इंसान को अपने अंदर बहुत सारे एहसास मिलते हैं जो कि उससे पहले कभी नहीं हो रहे होते। उसके बाद आता है जी आई स्टैंड्स फॉर इनसाइट, कि आपने एब्सटिनेंस प्रैक्टिस की, एब्सटिनेंस के बाद आपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की, अब आपको अपने बारे में इनसाइट्स मिलना शुरू है। आपको पता चलना शुरू हुआ कि मैं इन प्लेजर्स के एहसास के अलावा भी एक इंसान हूँ जो कि बैलेंस के अंदर रहना चाहता हूँ। मुझे अपनी एडिक्शन के बारे में इंसाइट मिला कि मैं इस एडिक्शन में क्यों पड़ा हुआ था। उसके बाद आता है एन स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट स्टेप, कि आफ्टर 4 वीक्स ऑफ एब्सटिनेंस, आफ्टर रियलाइजिंग दैट यू आर बेटर देन दिस, दैट यू हैव द पोटेंशियल टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। उसके बाद आ जाता है जी ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ज़िंदगी एक्सपेरिमेंटेशन है, आपने एक्सपेरिमेंट करना है अपनी एडिक्शंस के साथ। तो इधर ख़त्म होता है जी डोपामिन का फ्रेमवर्क। तो होपफुली मैं और आप जो हैं, हम लोग सारे लोग किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एडिक्शन के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि दौर ही इंडल्जेंस का दौर है जी। तो इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम उससे बाहर आ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को पीस के अंदर, अपनी ज़िंदगी को सुकून के अंदर ला सकते हैं, और हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हम लोग एंजॉय करना भूल गए हुए हैं। अपने बच्चों को एंजॉय करना, अपनी फैमिली की कंपनी को एंजॉय करना, एक चाय के कप तक को एंजॉय करना हम लोग भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए इंडल्जेंस जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। हम लोग मोबाइल के अंदर इंडल्ज हैं, हम लोग सोशल मीडिया के अंदर इंडल्ज हैं, हम लोग सिगरेट्स के अंदर इंडल्ज हैं, हम लोग अल्लाह माफ़ करे और तरह के नशों के अंदर इंडल्ज हैं। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात की बात है तो मैं बहुत बुरा मेरा जो है रिलेशनशिप रहा है फूड के साथ ड्यूरिंग ऑल माई यूनिवर्सिटी ईयर्स, ड्यूरिंग ऑल माई जॉब ईयर्स। तो अब मैं उस इंडल्जेंस से बाहर आना चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बीवी बच्चों, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों का भी हक़ है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी फ़िटनेस जर्नी। होपफुली उसकी वीडियोस भी इसके अंदर डालूँगा, और मैं आप लोगों को इस चीज़ के अंदर दावत दूंगा कि आप लोग भी इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए, इस नॉलेज को यूज़ करते हुए इधर से बाहर आएँ। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिलेंगे और मैं आप लोगों को स्टेटस अपडेट दूंगा अपनी फ़िटनेस जर्नी का, कि मैंने क्या प्लान किया और मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।